तो इससे क्वेश्चंस आप इसके अंदर कर पाएंगे अगर ट्रायंगल का ध्यान रखेंगे। एक चीज़ समझो, अगर हम आपसे कहें कि एक चलो रियल एक्स पे समझाते हैं आपको। अगर ये कोई z है, ठीक है जी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री, तो नेचुरली वेक्टर तो बदल ही गया, रोटेट किया है तो लेंथ ही सेम रही, बस ये कितना रोटेट कर दिया बेटा मैंने 90 डिग्री। तो नई पोजीशन में इसका z निकल के क्या आने वाला है, से z1। तो आप तो जानते हो क्या लिखोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ, बोलो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस 0, क्योंकि आप इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपका फाइनल है। तो z1 माइनस 0 अपॉन z माइनस 0 इक्वल टू कितना बन जाएगा, π/2। तो z1 अपॉन z इक्वल टू क्या आएगा बेटा, मॉड ऑफ z1 अपॉन z, अरे z माइनस 0 नहीं लिख रहा है ना, 0 हटा दिया, और e की पावर i π/2, ठीक है जी, e की पावर i थीटा हो गया। तो ये z1 इक्वल टू z, ये दोनों शायद कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल है, मैंने तो रोटेट किया था। तो अगर मेरा z e की पावर i π/2, अगर मेरा z बेटा ये थीटा रोटेशन था, तो z क्या लिखा जाएगा, मॉड z e की पावर i थीटा, गलत तो नहीं है, थीटा रोटेशन मॉड z उसकी लेंथ। तो अगर मैं z को यहाँ पर दोबारा से वैल्यू पुट करो, तो मॉड z e की पावर i थीटा और e की पावर i π/2। आप सोचोगे सर बताना क्या चाह रहे हैं, तो आपको बता दूं कि अगर हम किसी वेक्टर को रोटेट करें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करेंगे तो माइनस π/2 हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो सर उसमें मॉडुलस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो थीटा रोटेशन बना था तो अब की जा उसके बाद क्या आ जाएगा, e की पावर i थीटा प्लस π/2 आ जाएगा। यानी कि मैंने ये बात क्यों बताई, कोई कहे कि सर ये एक आपका स्क्वायर है, ऐसे बना लो, टेढ़ा बना लो, ताकि आपको ऐसा लगे कि ये z1, ये z2, ये z3, ये z4, तो आप सीधा कह सकते हैं कि सर दोनों लेंथ इक्वल है, एक तरीके से वेक्टर रोटेट होकर यहाँ पहुँच गया या नहीं, अगर स्क्वायर है तो आप मुझे बताइए कि या तो रोटेशन से निकालो, अदरवाइज कोई मुझसे कह ले कि ये वेक्टर बताओ जी क्या होगा, ये मान लो कुछ नहीं पता, ये वेक्टर रोटेट करके यहाँ पहुँच गया, तो आप सीधा कहेंगे सर ये वेक्टर जो भी था, ये वेक्टर जो फाइनली आएगा ये क्या बन जाएगा कि इसके मॉडुलस को e की पावर i थीटा लिख देंगे बस। ये नया वेक्टर जो हमारा है, इसको कुछ भी बोल दो आप, z3 बोलो, z4 बोल दो, मेरे तो इन दोनों से मतलब है। तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा वो यहाँ दिख रहा है इक्वल टू मॉड z e की पावर i थीटा प्लस π/4, जो इसका पता होगा। तो कोई वेक्टर जैसे ऐसा होता है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जैसा समझना, ये इक्विलेटरल एंगल है और ये z वेक्टर है, ये मतलब सबट्रैक्ट करके c और इसको सबट्रैक्ट करके तब z बना है। और कोई पूछे सर ये वेक्टर क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, बताइए क्या करेंगे कि सर कुछ नहीं होगा, इस वेक्टर में केवल मॉड z बिल्कुल सेम रहेगा, नया जो z1 बनने वाला है, ये वेक्टर जो बनने वाला है वो क्या बनेगा कि सर मॉड z e की पावर क्या लिखोगे i थीटा प्लस π/3 आएगा बेटा, है ना। अगर z मेरा था मॉड z e की पावर i थीटा था, तो सीधा e की पावर i π/3 जुड़ जाएगा। यानी हमें लॉजिक पकड़ लेना चाहिए कि नया वेक्टर जब भी रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो मॉड z में तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसकी लेंथ सेम थी, बट थीटा में क्या करना, वही एंगल जोड़ दो। ये इस पिक्चर को अपने दिमाग में फिक्स कर लो, आप बहुत जल्दी दूसरे वाले वेक्टर पहुंचेंगे। वो नया वेक्टर अब ये बन गया है, मॉड z सेम रहा, तो रोटेशन में भी एक लाइन लगेगी, ऐसे पहुंचोगे यहाँ 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 यहाँ, चौथी लाइन पे पहुंच रहे हो। आपने तो एक चीज़ ही पकड़ ली कि 90 रोटेट करते क्या होता है, थीटा प्लस π/3, थीटा प्लस π/2 ऐड हो जाएगा, मॉड z वही रहेगा। इससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस चीज़ को रब कर रहा हूँ मैं, बस इसको याद रखना कि थीटा रोटेट करने पे ये π/3, ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल माना था, तो इससे आप वहाँ पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी से। तो आप ये एक चीज़ देखो कि अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा और ध्यान लगाया जाए दूसरे शब्दों में, तो e की पावर i थीटा तो ये सेम है, और e की पावर i π/2 का मतलब क्या है, e की पावर i π/2 को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि सर कोई बच्चा तो केवल ऐसे देख रहा है सर ये cos π/2 प्लस i sin π/2 है, कोई बच्चा देख रहा है सर ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी लेंथ तो 1 है और रोटेशन π/2 है, बताओ कहाँ पहुँचाएंगे वेक्टर, i तो पहुँचा,
यार तुम तो ऐसे ही पढ़ोगे जैसे बच्चे पढ़ते हैं cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। अब इसकी वैल्यू रख दो, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, सर ये आई पहुंच गया। मैं कुछ और तो ऐसे बताना चाह रहा हूँ, प्लीज़ सुनो यार। अरे यार अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका मॉडुलस कितना है, आर ई की पाई थीटा के। सर इसकी लेंथ 1 है, सर रोटेशन कितना है पाई बाई 2। जस्ट पहुंचो कहाँ पहुंचे, वो 1 लेंथ और कितना वो आई तो पहुंचा, वो सीधा आई आना चाहिए अपने दिमाग में। आई बात समझ में। इससे कंक्लूजन निकला कि सर आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप किसी वेक्टर जेड को आई 90 डिग्री रोटेट करते हो तो नया वेक्टर क्या आ जाएगा कि सर उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिए। पूरा जेड था मेरा, याद करो। तो अगर कोई आई जेड लिख दे तो इसका मीनिंग क्या हो गया नया Z1, बताओ। नया Z1 क्या हो गया कि सर वो 90 डिग्री रोटेट हो गया आई से मल्टीप्लाई करने पे। याद रहेगा। दोबारा बताऊं, मैंने आई पाई बाई 2 की वैल्यू रखी cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, उससे वो मिलेगा केवल आई। तो ये तो पूरा z है ही, और i से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो अगर कोई पहले z था और i से मल्टीप्लाई हो गया तो वो वेक्टर सेम साइज का वेक्टर क्या हुआ 90 डिग्री रोटेट हो गया। सिंपली राइट, पहले याद रखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। इतना फर्क जरूर पड़ जाएगा। तो ये याद रखने वाली चीज़ें एक तो सुनो। अब दूसरी बात पे आने वाला हूं। ये सब जितनी चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी, इसलिए सिखा रहा हूँ सारी बात ज़्यादा। क्वेश्चन के थ्रू तो आप खुद ही अप्लाई कर लिया करेंगे सारी बातें, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि आपका कोई z है वेक्टर और मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 120 डिग्री, तो ये भी z ही था, लेंथ मॉड तो सेम ही थे, इसका मॉड सेम ही था। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये वेक्टर z था और इसका x एक्सिस से रोटेशन वेक्टर कहीं ऊपर है, मैं कहूँ थीटा आ रहा है, तो ये वेक्टर क्या है कि सर ये वेक्टर जो ए बी जो भी था यहाँ से यहाँ तक था, तो z वेक्टर लिखा जाएगा सर मॉड z ई की पावर आई थीटा। या ओरिजिन पे लिख के दिखाऊं, फ्री वेक्टर होगा उठा के रख के दिखा दूंगा, फ्री वेक्टर बना के नीचे लिख सकता हूँ, ट्रांसलेट कर सकता हूँ उस वेक्टर को। वेक्टर की ना तो अगर आई जे के की फॉर्म में लिखा हो तो भी वो नहीं बदलता, साइज और डायरेक्शन सेम, मुझे डायरेक्शन थीटा से पता पड़ती है, यहाँ पे साइज मॉडुलस से पता पड़ता है, वो चेंज होना चाहिए। उठा के आप कहीं भी रख लो, पूरे 2D में, पूरे रियल कॉम्प्लेक्स प्लेन में या रियल प्लेन में कहीं भी रख लीजिए, अगर वो 2D वाला है। और 3D वाले में भी यही होता है, वो बात की बात है। लेकिन ये बात समझ में आती है कि मैंने जान के ऊपर क्यों दिखाया। अब मुझे मेरा नया वेक्टर Z1 बना, तो ये Z1 कैसे मिला हुआ है, C माइनस दिस करके, मतलब सॉरी Z1 क्या वेक्टर मिलेगा, ये AC, तो AC ये fx माइनस ये fx करके तब Z1 बना, मान लीजिए, है ना, fx ही लिखी मैंने। तो आप बताइए Z1 वेक्टर क्या हो जाएगा कि सर लेंथ तो सेम है तो मॉड z लिख दो किसी वेक्टर की। किसी वेक्टर क्या देखते हो यार कि सर उसकी लेंथ और ई की पावर थीटा देखता हूँ, थीटा उसको रोटेशन एक्स एक्सिस से। अब मुझे बताइए एक्सिस से रोटेशन कितना हो जाएगा इसका, थीटा तो ये है ही, बात तो समझो, थीटा प्लस 120 दिख रहा होगा फिगर में। अरे यार पहले लाइन ड्रॉ करी है तो मॉड z तो हो रहा है थीटा ई की पावर थीटा प्लस 120 यानी 2π/3। ई की पावर कितना बन गया आई थीटा और ई की पावर आई 2π/3। तो सर ये तो z ही है, ये तो z ही है, और ये ई की पावर आई 2π/3। अब तुम कहोगे सर ई की पावर आई 2π/3, याद करो ई की पावर आई 2π/3 कितना बनेगा, cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। याद करो ये क्या था, 2π/3 क्या बनेगा 120, तो कितना देगा माइनस का 1/2 प्लस आई रूट 3/2। तो याद करो ये वैल्यू क्या होती थी, ये शायद ओमेगा होती थी, वैल्यू ओमेगा होती थी ना। तो यानी कि इसमें जब आई से मल्टीप्लाई होता है किसी कॉम्प्लेक्स, ये ओमेगा है एक तरीके से। जिनको नहीं याद बता दूं वो याद कर ले अभी के लिए, और बता दूंगा 2 मिनट में। -12 प्लस आई रूट 3/2 ओमेगा होता है, और ओमेगा स्क्वायर -12 माइनस आई रूट 3/2 होता है, आपस में कंजुगेट पेयर होते हैं। तो इसका मतलब ये जेड था और ये ओमेगा से ये क्या लिखा था, एक मिनट,
ये सुनो ई की पावर आई थीटा लिखो और ये ओमेगा बन गया ना। तो ये तुम्हारा एक तो जेड था, ये मॉड जेड है ना, ये हमारा जेड था पूरा पूरा और ये था हमारा ओमेगा। तो जेड वन नया क्या बना, जेड ओमेगा। अगर ये जेड है तो ये कितना है, जेड वन ओमेगा जेड। इससे हमने ये सीख लिया कि अगर आपका कोई वेक्टर जेड और के बाद कॉम्प्लेक्स वेक्टर कोई क्या बन जाए, ओमेगा जेड, तो इसका मतलब क्या है, नथिंग, उसकी साइज में कोई चेंज नहीं आया, क्या रोटेट हो गया, वो 120 डिग्री रोटेट हो गया। ध्यान रहेगा बिल्कुल। ये छोटे छोटे टिप्स बता दिए। अगर मैं पूरा रोटेशन का लगा के इसमें पहुंचता हूँ आपके पास तो आपको फिर 4-5 लाइन लग जाती है, उसके अंदर फिर टाइम किल होता है। अब कम से कम पता है जेड कहाँ है, किस कहीं भी है, ओमेगा जेड कहाँ है कि सर इस वेक्टर से 120 डिग्री रोटेट हो गया है एंटी क्लॉकवाइज, कि सर एक जेड है, सर आई जेड है, आई जेड कहाँ है 90 रोटेट हो गया, सर एक जेड है माइनस आई जेड है, सर माइनस आई जेड क्या है, राइट क्लॉकवाइज 90 रोटेट हो गया है, सर माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई, सर 120 क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काम की है। रब कर दो इसको, या इसको एक बार बताओ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, किसी को याद ना हो तो, वैसे तो आएगा भी याद। ये जो इक्वेशन होती है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, या अब तुम समझदार होगे इसे जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन भी लिख लो, क्योंकि रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी तो इसलिए जेड में लिखिए चाहे एक्स में, उससे फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन में कोफिशिएंट्स रियल हो तब तक हम कंजुगेट की बात कर पाएंगे। तो इससे x की वैल्यू आती है बेटा -1 प्लस i√3/2। इसमें से एक वैल्यू को तो हमने ओमेगा कहा था, इस वाली को, और इस वाली को ओमेगा स्क्वायर कहा था शायद। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है। ठीक, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इनको और बढ़िया लेवल पे पढ़ाने वाला जो nth रूट ऑफ ब्यूटी पढ़ाऊंगा, पर यहाँ के लिए मैंने बता दिया कोई बच्चा ओमेगा का मीनिंग थोड़ा सीख ले कि ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। रब कर दीजिए इसको। देखो जैसे अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, बड़ा इजी सा लिखता हूँ, आप पकड़ लो उस क्वेश्चन, देखते कितने बच्चे उसको पकड़ पाते हैं। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ z1 z2 z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, ये मैंने शॉर्ट में दे इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दे रखा है। और उसके बाद उसने बोला such that mod of z1 such that mod of z1 equal to mod of z2 equal to mod of z3। और उसके बाद बोलता है then z1 plus z2 plus z3 वैल्यू बतानी है, then z1 plus z2 plus z3 की वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन दे रखे हैं बेटा 0, 3 और 2 और none of these। इस तरह से क्वेश्चन बनाया। तो एक बार इसको ट्राई करो, बहुत छोटी सी बातें बताऊंगा आज 2-3, ताकि आप जो है वेक्टर के कंसेप्ट से और मॉडुलस और आर्गुमेंट को यूज़ करना सीख जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, फिर आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। जैसे इसको करो जल्दी से, क्या बनती है इसकी वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। पहली बात तो ये कि सबसे पहले आप इसकी एक रचना कर लें, रचना से मतलब कंस्ट्रक्शन कर लें, और याद रखें कि ये Z1 Z2 और Z3 आपके क्या है, वर्टिसेस है, ना कि ये वेक्टर। अगर वेक्टर की बात करेंगे तो BC लिखेंगे तो Z3 माइनस Z2 होगा, और CB लिखेंगे तो Z2 माइनस Z3 होगा, जो भी लिखना चाहे। लेकिन ये Z1 वेक्टर ये नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे सोच जाते हैं, जबकि उसको साफ कहा है वर्टिसेस है, तो इतनी जल्दी ना करें। अच्छा, दूसरी बात, ये मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3, यानी ये तो बता रहा है कि डिस्टेंस होती थी, सर ने बताया था। ये तो Z1 माइनस 0 हुआ एक तरीके से, Z1 की 0 से डिस्टेंस, Z2 की 0 से डिस्टेंस, Z3 की ओरिजिन से डिस्टेंस, सारी क्या है बराबर। तो यहाँ पे ये Z ओरिजिन यहाँ रहा होगा, ये छिपा हुआ है इसके अंदर, और क्योंकि ये तीनों डिस्टेंस बराबर है तो ये O आपका क्या बन गया बेटा, सरकमसेंटर बन गया, क्योंकि सरकमसेंटर का डेफिनेशन ही यही होता है, या नहीं, कि फ्रॉम दैट पॉइंट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, वर्टिसेस ट्रायंगल इक्विडिस्टेंट है ना, वो तुम्हारा सर्कम रेडियस r बनेगा। और क्योंकि ये उसने क्या कहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, कैसा भी सेंटर, सारे क्या होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक बात कंफर्म हो गई कि ये ऑर्थो जो सर्कम सेंटर है वही क्या है आपका सेंट्रॉइड भी, क्योंकि सेंट्रॉइड जो है हम बड़े इजीली निकाल लेते हैं, वो क्या बनता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3 बनता है, और ये हमें क्या गिवन है 0, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना आ गया बेटा 0। तो कितनी छोटी सी बात यूज हुई, सेक्शन फॉर्मूला यूज हुआ उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। दूसरा ये डिस्टेंस का कंसेप्ट यूज हुआ
कि Z1 माइनस Z2 मॉड लिखा है तो उसका मतलब उन दो बिंदुओं के, उन दो एफ एक्सिस के पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है। और ये ऑब्जर्वेशन थी बच्चे की, जिसने ये सोच लिया कि डिस्टेंस तो शायद ओरिजिन से डिस्टेंस है। फिर उसके बाद ये सोचना कि ओरिजिन से डिस्टेंस है तो ओरिजिन ही आपका सर्कमसेंटर, और क्योंकि इक्वल ट्राइंगल है तो ये सेंट्रॉइड भी होगा, नहीं तो अलग से सर्कमसेंटर निकालने के बारे में सोचा थोड़ा टफ होता। और फिर इसका ये फॉर्मूला यूज़ हो गया और हमने उसका फिर से यूज़ किया बेटा, सेंट्रॉइड का सर्कमसेंटर का इक्वल ट्राइंगल में सेम होना बहुत यूज़ होता है। इफ इट सर्कमसेंटर इज, लो जी मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ। इफ Z1, Z2, Z3 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल टेकन इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, टेकन इन वही हो गया एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्यों भाई एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो गया, वो तो हम ऐसे ही ले रहे हैं। ठीक है जी, आगे कहता है इफ इट सर्कमसेंटर इज, ये काउंटर क्लॉकवाइज सेंस है ना, इफ इट्स सर्कमसेंटर इज, सर्कमसेंटर दे दिया है बेटा 1 माइनस 2i, सर्कमसेंटर हो गया, यही इसका क्या बनेगा बेटा सेंट्रॉइड। एंड Z1 इक्वल टू 2 प्लस i, देन Z2 आपसे पूछता है, देन Z2 बताइए। तो सर्कमसेंटर दे दिया, Z1 दे दिया, Z2 पूछ रहा है और Z3 के बारे में कुछ नहीं बता रखा। चलो देखा जाएगा। बताओ जी क्या सॉल्यूशन करना है, स्टार्ट करें इसका। Z1, Z2, Z3 क्या बन रहे हैं, वर्टिसेस ऑफ इक्वल ट्राइंगल। तो एक रिजल्ट भी हमें पता है Z1, Z2, Z3 में, उसका यूज़ करना चाहे कर लेंगे। और ये क्या देखा है बेटा, इसका सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर मतलब क्या हो गया, ये इसका हो गया सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, ये है आपका 1 माइनस 2i। अच्छा जी, Z1 आपको दे रखा है कितना 1 प्लस i, और Z2 पूछता है वो क्या करना चाहिए भाई। एक तो Z3 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सीधा i की फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है, नहीं Z3 एलिमिनेट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है। तो आप बताइए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 कितना बनेगा बेटा 1 माइनस 2i, क्योंकि वो किसके इक्वल है, सेंट्रॉइड के ऊपर सर्कमसेंटर। और Z1 हमारा कितना है 1 प्लस i प्लस Z2 प्लस Z3, 1 प्लस i है नहीं तो इज इक्वल टू क्या लिख लें 1 माइनस 2i। ये Z1 तो 1 प्लस i है ना, Z1, अच्छा एक बार देख लेते हैं Z1 क्या देखा है 2 प्लस आई है। चलो Z1 है बेटा आपका 2 प्लस आई है, तो इसको यहाँ पे हम 2 प्लस आई लिख लें ना। चलो जी, ये हमारा 2 प्लस आई हो गया, ठीक है। अब ये हमारा Z2 प्लस Z3 क्या बना, Z2 हमारा रिक्वायर्ड है, ये भी ध्यान रखना Z2 रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से ये आ गया बेटा कितना, उधर ले जाओ ये -1 और ये कितना हो गया -3i। एक तो इक्वेशन ये आ गई, इसमें भी x प्लस आई वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, तब नेट करके आप निकालेंगे। और एक इक्वल ट्राइंगल से या तो रोटेशन से भी इक्वेशन बनाओ, या फिर आपको याद है कौन सी थी वो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1। मैं रोटेशन लगाना नहीं चाह रहा क्योंकि रोटेशन से जो इक्वेशन बनेगी वो तो मुझे पता है, मैं क्यों लगाऊँ रोटेशन, टाइम खराब के लिए करूँ, मुझे तो लर्न है। तो आप देखिए कि Z1 की वैल्यू तो जो भी हो, मुझे यहाँ से Z3 को एलिमिनेट करना है। क्यों भाई, काम ज़्यादा हो जाएगा शायद, हमें निकालना है Z2 और Z3 को वहाँ से निकाल के रखना है। तो एक काम करें, यहाँ से Z1 की वैल्यू रख दें 2 प्लस आई, एक क्वेश्चन और बन जाएगी। यहाँ हो गया Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 को लिखा फिर 1 प्लस आई, और यहाँ Z2 और यहाँ से भी Z1 कॉमन ले लेते, Z2 प्लस Z3 बन जाता है ना। और यहाँ पे Z2 Z3 है, तो Z2 Z3 ऐसे ले दो
माइनस Z2 Z3, ये हो गया। Z1 को मैंने इनमें से कॉमन लेके बेटा, समझ में आई, और वैल्यू रख दी। अब कहीं कोई कहानी बनती है बेटा, Z2 मुझे निकालना। अब यहाँ से एक क्या करते, Z3 की वैल्यू वहाँ रख देते हैं Z2 फॉर्म में, तो आपका Z2 आ जाएगा। पर यह बड़ा अजीब सा, बड़ा गंदा सा लग रहा है। अगर हम एक काम करें, कुछ और रोटेशन लगाए, मेरे हिसाब से जल्दी हो जाएगा। मुझे Z2 लाना है ना, सुनो एक काम करो, लेंदी हो जाएगा, ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत? और ये एंगल कितना होगा बताओ? वो लेंदी पड़ रहा है यार। ये एंगल कितना होगा? 120 बनना है श्योर, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है, तभी बनेगा। 120 हर जगह नहीं बनेगा भाई। सिमिट्री देख लो यार, तीनों इक्वल होंगे और ये सारे साइज इक्वल, 120 आएगा। 30 30 और 120, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर भी होंगे इस केस में। तो आप यहाँ रोटेशन लगा दो, सीधा आपके हाथ में Z2 आ जाएगा यार, ना Z3 का कंसर्न ही नहीं है। तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। और मुझे लगता है मुझे इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि मैंने इससे सेंट्रोइड निकाला आपका, है ना। ये सेंट्रोइड गिवन, हाँ सेंट्रोइड गिवन था तो मैंने यूज़ कर लिया। मुझे इस सब की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। लगाओ जी आर्गूमेंट ऑफ, मतलब 120 यानी 2π/3 इक्वल टू, रोटेशन लगा दो सीधा, आर्गूमेंट ऑफ Z2 माइनस, इससे इस पर पहुँचो ना एंटी क्लॉकवाइज ही। फाइनल वाला ये है, इनिशियल वाला वेक्टर ये है, तो एरो जहाँ पे आता टकराता है वो फाइनल होता है। तो इसकी ओर जा रहे थे, Z2 पहले, फिर Z2 माइनस 1 माइनस 2i अपॉन कितना आएगा बेटा, Z1 माइनस 1 माइनस 2i। बस इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, तो बड़ा आसान हो गया अब क्वेश्चन। अब मैं इसको पूरा एक Z मान के कैसे लिख सकता हूँ, Z2 माइनस 1 माइनस 2i, आर्गूमेंट वाली फॉर्म को मॉडुलस और ई की पावर वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ ना। और Z1 हमें पता है, Z1 यहाँ से यूज़ कर लेगा। और जब आप इसके मॉडुलस अलग अलग स्प्लिट करोगे तो ई की पावर 2π/3i। बात समझ में आई? तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए थोड़ा क्रिटिकल हो गया। सोच गलत नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा। स्क्वायर करते करते थक जाएंगे। ये भी गलत नहीं लिखा, जो सोचा था वो एलिमिनेशन मेथड सही सोचा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम तो सीधा Z3 आ ही नहीं रहा, Z1 यूज़ हो रहा है। वो भी हमने इसका टर्म इनिशियल पॉइंट लेके, दोनों का कॉमन पॉइंट लेके यूज़ कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बस समझ में आ रही नहीं, ये दोनों लाइन इक्वल होंगी ना। अरे कैपिटल आ रहे हैं तो ये Z2 माइनस 1 माइनस 2i इज इक्वल टू, ये उधर सरक जाएगा और Z1 की वैल्यू रख लो कितनी है, 1 माइनस 2i। जब सिंप्लीफाई करना जी कितना बनेगा ये, ओए यू क्या लिखा है, Z1 तो 2 प्लस आई है ना, 2 प्लस आई। हाँ जी कितना बन गया ये आपका, दिस माइनस दिस तो 1 हो गया। ऊपर ये तो बच गया 1 और ये प्लस 3i हो जाएगा ना। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई करके बेटा उधर मल्टीप्लाई कर दिया। और ये e की पावर कितना है, ये 2π/3 यानी cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया जी, Z2 निकालना है। इसको पहले इधर रख के उधर पहले मल्टीप्लाई कर लो पहले उसकी। तो देखो क्वेश्चन रोटेशन से कितनी जल्दी बन गया। cos 2π/3 कितना मिलेगा, पाई माइनस π/3 दैट इज हाफ माइनस का, और ये √3/2i मल्टीप्लाई कर लो, माइनस हाफ और माइनस 3√3/2, ये तो ये बन गया, प्लस i। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो √3/2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3/2, ये i, ये आ गया बेटा। आंसर आपका आ चुका बेटा। बुरा सा आ रहा पर मैं करूँ, Z2 इक्वल टू ये 1 माइनस का जाके उधर +1 होगा, तो +1 इसमें ऐड होगा और +1 इसमें ऐड होगा तो हाफ बच जाएगा, रियल में ऐड होगा। और इमेजिनरी ये आई 2 बार क्यों लिख लिया, इमेजिनरी में ऐड होगा तो माइनस माइनस +2 आएगा तो जाके -2 हो जाएगा। तो -3/2 तो लिखा ही हुआ है और -2 और लिखो कितना हो जाएगा, -2 -4 7/2 आई। चेक करो भैया आपका आज सभी का ये बनता है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑन आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन पे क्या लिखा है बेटा, फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा,
Z I Z Z I Z एंड Z प्लस I Z इज, मैं आंसर लिख देता हूं बेटा, हाफ ऑफ मॉड Z स्क्वायर, हाफ ऑफ मॉड Z स्क्वायर। ये आपसे पूछ रहा है बेटा, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एरिया पूछ रहा है। समझने वाली बात इस क्वेश्चन बेटा ये है कि सबसे पहले Z कोई है कॉम्प्लेक्स नंबर, Z x प्लस आई वाई कुछ ऐसा है, या 2 प्लस 3i कुछ ऐसा ही है, तो मैंने उसको क्यों ना मैं इसको यहीं पे रिप्रेजेंट करूं कि भैया Z मेरा कोई ये है, ठीक है जी, ये मेरी रियल एक्सिस है और ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है। अब आई जेड का बिहेवियर मैंने बताया था, अगर Z को I से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनता है कि सर वही वेक्टर होता है, राइट एंटी क्लॉकवाइज 90 रोटेट हो गया, कि सर सेम साइज का है, कि हाँ जी ये आई जेड वैक्टर है, कि सर ये भी अच्छा करा आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा भी निकाल लिया। अब अगर आप थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आपने सीखा है वेक्टर्स में कि अगर ये आपका कोई Z वेक्टर है या Z1 है और ये आपका कोई Z2 वेक्टर है, और Z1 प्लस Z2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो आप ये बताइए, अगर ये Z2 वेक्टर है, क्योंकि ओरिजिन से मेजर हो रहा है, तो ये भी पूरा पूरा Z2 वेक्टर होगा या नहीं होगा, और अगर ये Z2 है और अगर ये Z1 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाला वेक्टर क्या बनेगा बेटा, डायरेक्शन देख के Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1, ये कम्यूटेटिव होता है एडिशन में। तो इसका मीनिंग जो ये वेक्टर है Z प्लस आई जेड, शायद इन दोनों का एडिशन है वेक्टर का। तो ठीक है सर, एडिशन करने के लिए हमें 2 तरीके और एक तरीका और बताया जाता है ट्राइंगल लॉ से, कि सर पहले आप Z1 लिख लीजिए, आपका मान लीजिए Z1 है कहीं, ये कहीं आपका Z2 है, तो आपको तरीका ये बताया जाता है कि भाई ऐसा उसके फाइनल टिप पे जाओ और यहाँ से इसको वेक्टर को ऐसे इसके साथ ऐड कर दो, तो आपको सही Z1 प्लस Z2 की डायरेक्शन मिलेगी, इवन इट्स मैग्नीट्यूड उसके साथ। पता है वेक्टर्स की लोगों को नॉलेज नहीं, थोड़ा घबराते एकदम वेक्टर के, अरे कहीं भी कोई तो फ्री वेक्टर जब मैं उठा कहीं भी रख सकता हूँ, तो मैं ऐड करने के लिए ट्राइंगल लॉ से ऐसे भी कर सकता हूँ कि Z1 प्लस Z2 निकाला, तो Z2 वाले को उठा के उसके फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट इस पे रखा, इसके एंड पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लिया, तो ये जो वेक्टर निकला है ना, ये पक्का Z1 प्लस Z2 की इसी दिशा में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और मैग्नीट्यूड भी अगर ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो उसी हिसाब से जितना मिलेगा ट्राइंगल के हिसाब से उतना ही बनेगा, गलत भी बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर मुझे ये बताना है कि सर Z1 प्लस Z2 हो रहा है वहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मुझे यहाँ पे इसको हटा के यहाँ ऐड कर लूँ, इसके ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं। और सर ये वेक्टर आपके सामने बिल्कुल सही आ गया कि सर ये आपका तीसरा वेक्टर Z प्लस आई जेड है, और मुझको ट्राइंगल भी मिल गया। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना था 90, तो ये एंगल कितना है 90, बात ठीक कह रहा हूँ। इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक बेटा मॉड Z, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ कितनी है मॉड Z। यो को क्या जी नहीं मुझे तो समझाओ, वैसे तो समझा रखा है, वैसे अगर वो प्रॉपर्टी के थ्रू भी जाएगा तो मॉड ऑफ आई, तो ये भी लेंथ कितनी है मॉड Z, और अगर ये लेंथ ही मॉड Z है, ये लेंथ ही मॉड Z है, और ये कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है आइसोसेलेस, तो एरिया कितना हो गया हाफ बेस ये इंटू हाइट मॉड Z, तो रिजल्ट क्या आ गया हाफ मॉड Z स्क्वायर। बात समझ में ही नहीं आई। अब आपको 2 वेक्टर का ऐड करना सिखाया है कि उसके एंड टर्मिनल से उसको आगे वाले वेक्टर का इनिशियल टर्मिनल ऐड कर दो, तो उसके बाद ये जो वेक्टर बन जाता है तो उसका एडिशन वेक्टर बन जाता है, और वो उसमें दे भी रखा था Z प्लस आई जेड। बात समझ में आई। तो मुझे ट्राइंगल बनाने के लिए आपको दिखाना पड़ा कि भाई इसको मैं यहाँ रखूँ, क्योंकि वेक्टर तो कहीं भी रखा सकता है, उसको ट्रांसलेट कहीं भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसकी डायरेक्शन चेंज ना करें, प्रोवाइडेड उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करें। तो कोई ये ना सोचे कि सर आप तो कहीं भी Z ले, तो अरे मैं इसको 50 जगह रखूँ, मैं तो यहाँ रख रहा हूँ इसे, इस वेक्टर को, ये यही है, ये यही है, ये यही है, कहीं भी रखो। अरे भी ट्राइंगल बनाना उसका, मैं ट्राइंगल बना दिया उसके हिसाब से, 3 वेक्टर्स ट्राइंगल बन सकता, बन गया, तीसरा वेक्टर इत्तेफाक से बिल्कुल ज्वाइन करके बनेगा। और अगर इसका साइज ही अलग होता, Z प्लस आई जेड नहीं होकर Z प्लस 2i होता, इससे ट्राइंगल भी तो नहीं बनता। कोई कहे जी मैं तो बना के छोड़ूंगा, तो बना के दिखा दे। Z प्लस आई जेड तो दिख रहा है कि ये एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स है, वो लिख दे Z प्लस आई जेड। अब ट्राइंगल का एरिया निकालो, अगर ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, कैसी बात कर रहे हो। तो इतना भी मत कहना कि हाँ जी ट्राइंगल ही बना के छोड़ूंगा। रब कर दूं, तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनो इसके अंदर कि सर जब 2 वेक्टर्स को ऐड करना है कि सर ठीक है उसके टॉप इसके एंड पॉइंट पे गए, वहाँ से दूसरे का इनिशियल पॉइंट का ऐड कर दिया,
पिक्चर पे पिक्टोरियल ग्राफ बन गया, उसका दिख गया कि वेक्टर यहाँ बनेगा इनका एडिशन, और यही वेक्टर होगा और यही उसकी डायरेक्शन होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, यही पक्की बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके अंदर कि इफ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन है बेटा, इफ जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर या एनी लिख लो, then the area of triangle formed by the complex number, then area of triangle formed by complex number, एक तो है शायद z ओमेगा z एंड z प्लस ओमेगा z, z ओमेगा z एंड z प्लस ओमेगा z। अब आप अगर इससे पहले मेरी बात सुनी थी तो आपको समझ में आ भी गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या नहीं? आ गया होगा समझ में कि अगर हम यहाँ पे एक आपसे कहें कि ये इनका देखिए भाई ट्रायंगल कैसा बन रहा है कि सर कोई भी हम जेड एनी जेड ले, उससे कहा भी एनी जेड, मैंने लिखा नहीं था, बोल दिया था। तो जेड अगर यहाँ पर है तो ओमेगा जेड क्या है कि सर ओमेगा जेड तो वही है 120 रोटेट कर दो कि सर ये वेक्टर ये है सेम साइज का, ये ओमेगा जेड है, जेड माइनस जीरो ये ओमेगा जेड माइनस जीरो अगर कहें कि जी लिख के दिखाओ कि ओमेगा जेड ये टिप है और ये जीरो है तो ओमेगा जेड माइनस जीरो हो गया। चलो आपकी सेंस है। अब जेड प्लस ओमेगा जेड, अगर हम इस बात को समझते हैं तो अगर ये वेक्टर को उठा के हम ट्रांसलेट करके यहाँ रख दें तो ये ओमेगा जेड है नहीं कि सर श्योर है, तो ये ट्राइंगल लॉग से वेक्टर एडिशन से तो जेड प्लस ओमेगा जेड है, ये नहीं। और ये एंगल कितना है, सॉरी इसको थोड़ा 120 दिखाऊं, अच्छा ही लग रहा 120 दिखाऊं, है ना, मज़ा नहीं आया फिगर में, हटाओ हटाओ, एक तो 90 बना दिया उसी की तरीके से, सारा मूड खराब हो गया। देखो बेटा इसमें क्या है, एक जेड एक ओमेगा जेड, तो ओमेगा जेड सेम साइज का वेक्टर 120 डिग्री रोटेट करेगा जैसा कि इससे पहले क्लियर हुआ था आपको। तो ये जेड है, अब 120 डिग्री रोटेट करके आप वेक्टर बना लीजिए उसी साइज का, तो ये ओमेगा जेड है, ये 120 के बीच में एंगल है इन दोनों के बीच में, यानी कि थीटा है तो वो ई की पावर थीटा प्लस 120 बन रहा होगा उसके अंदर, रोटेशन के बाद जो मैंने सिखाया आपको, सेम साइज है। अब आप ये बताइए अगर ये जेड प्लस ओमेगा जेड है, श्योर है मैं इस वेक्टर को मैं ऐसे ही इसके ऊपर रख दूंगा और यहाँ से ये ऐड हो जाएगा बेटा। तो ये ओमेगा जेड रखा मैंने वेक्टर, और ये वाला वेक्टर क्या बन गया जेड, और ये क्या बन गया बेटा वेक्टर जेड प्लस ओमेगा जेड। अब सोचो जरा कि सर ये 120 था, अच्छा जी, और ये इससे कितना था 120, तो ये कितना बच गया 60, या नहीं? अरे पैरेलल बनाया है इसको आगे एक्सटेंड किया तो 120 है, ये कितना बच गया 60, और क्योंकि ये 60 है और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों क्या है बराबर है, और ये एंगल 60 है, तो आप मुझे बताइए क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा? नहीं, अरे दो साइड इक्वल हो गए, ये 60 एंगल है, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है कि इनके अपोजिट साइड्स के एंगल अपोजिट होंगे, तो 120 बना इनका सम, तो हाफ हाफ डिवाइड हो 60 हो गया, तो ट्रायंगल कैसा हो गया इक्विलेटरल, और ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया तो इसका एरिया क्या होगा √3/4, साइड स्क्वायर साइड कितनी है मॉड जेड, क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो बच्चों को एक्चुअली डर लगता है वेक्टर उठा के शिफ्ट करने पे, लेकिन फिर ऐड करके कैसे दिखाओगे? ऐड करने का तरीका तो यही है कि अगर इस वेक्टर में आपको इस वेक्टर को ऐड करना है, जेड प्लस ओमेगा जेड देखना चाह रहे हो कि ये है कहाँ, तो जेड देखा, ओमेगा जेड को इसके साथ ऐड करना है तो ऐड रख के करगा, तो तभी तो जेड प्लस ओमेगा जेड आएगा, तभी तो आपको ट्रायंगल वाली फिगर बनाएगी, नहीं तो फिर तो ऐसे बैठ जाओ बना बना के जेड है ये ओमेगा जेड है, बच्चे सोचते ही नहीं है अब जेड प्लस ओमेगा जेड का है। उसके लिए तो आपको प्रॉपर वेक्टर के मेथड पे जाना ही पड़ेगा कि सर अगर आपको इसमें इसे ऐड करना है तो इसके इनिशियल पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन करो, उसी डायरेक्शन बनाओ कि सर ये ओमेगा जेड है, और प्रैक्टिकली देखो तो ये जेड प्लस ओमेगा जेड है। ये वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा हुआ है, 11 से पढ़ रहे, कोई अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया और ट्राइंगल बना के दिखाया और यूज करना सिखा दिया। रब कर देंगे जिसको है कि लोकस बताओ z-4 लेस देन z-2। अब मैं एक बात बताओ कि सर हमने कहाँ पढ़ रखा है कि सर हमने ये पढ़ रखा है कि z-4 इक्वल टू z-2 पढ़ रखा है। इसका मतलब z-4 प्लस 0i z-2 प्लस 0i है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में दो डिस्टेंस इक्वल है सिस्टम में,
अपने सिस्टम में। तो ये आपका 2 पॉइंट है और ये आपका 4 पॉइंट है बेटा, और इससे दोनों डिस्टेंस इक्वल आ रही, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर गया, x इक्वल टू 3 लाइन पे, इसके मिड में। अगर हम ये मान के चले इक्वल टू है, अब ये इक्वल टू नहीं, ये 4 से जो दूरी है वो छोट कम है उस जेड की, तो वो जेड कहाँ चला गया, शायद वो जेड यहाँ आ गया, नहीं समझे, ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, जेड यहाँ है, वो डिस्टेंस कम हो जाएगी, जेड यहाँ है, वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कम है, 4 से डिस्टेंस कम है और 2 से डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब जेड कहाँ लाई कर गया पूरा, बोलो, x इक्वल टू 3 के आगे, यानी x 3 से बड़ा हुआ, और इक्वल टू होता तो इक्वल टू भी ले लेते। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं बेटा, आप पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। 15 क्वेश्चन क्या है, देखो इसके अंदर वही यूज़ है जो मैंने आपको करना भी सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, Z1 Z2 Z3 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई भी 3 डिफरेंट, और एक रिलेशन दे रखा है मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 इक्वल टू दे रखा है बेटा 1 अपॉन मॉड Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 होल मॉड, ये दे रखा है बेटा, और इक्वल टू 1। तो आपसे पूछता है कि इसकी वैल्यू बताइए, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार आया, AAEE में भी आया, इसकी वैल्यू पूछता है आपसे। तो देखो भैया, जब मुझे यहाँ दिखा के मॉडुलस है और इसका मॉडुलस क्या है 1, यानी कैसा फंक्शन होगा, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिमॉडुलर। और यूनिमॉडुलर में क्या होता है बताओ, ये मैंने स्क्वायरिंग कर ली, हाँ जेड कॉन्जुगेट, तो 1 अपॉन जो जेड बार है वो 1 अपॉन जेड के इक्वल होना चाहिए। इसका मीनिंग अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ूँ क्वेश्चन को, तो यहाँ मैं इजीली पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं 1 अपॉन जेड को क्या ले सकता हूँ बताओ, जेड बार। अरे मैंने तो आपको रटवाया इस तरीके से यार, खूब यूज़ होगा। फिर आपको ये बता रखा है कि कोई जेड है, अगर जेड और जेड बार कहाँ आएगा, इसका इमेज आएगा शायद यहाँ पे या नहीं। अगर जेड आपका 2 + 3i है तो जेड बार कितना होगा बेटा, 2 - 3i आएगा। उसके रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में या रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज आएगा, जेड बार ये होता है। तो आप मुझे बताइए जेड बार और जेड का मॉडुलस कितना बनेगा, बोलो, जेड और जेड बार का मॉडुलस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो दूसरा कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है, इससे पूरे कॉन्जुगेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग को यहाँ ऊपर लिख दिया, और इसका मॉडुलस इसके मॉडुलस के बराबर आएगा, और ये इक्वल टू 1 आ गया, ये 1 दे ही रखा था सारा, तो रिजल्ट क्या आ गया 1। तो मैंने बहुत छोटे छोटे आपको एप्लीकेशन सिखाए, उनको पढ़ लिया करते हैं। नमस्ते बेटा।